नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 जुलाई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, खेतों में सौर ऊर्जा से चलेंगी ट्यूबवेल। CET 2025 में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू होगा। 26 व 27 जुलाई को 4 शिफ्ट में होने जा रही है परीक्षा। 8वें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार के सुस्त साल एरियर के रूप में मिल सकती है बड़ी रकम। मोदी सरकार जल्द देगी किसानों को बड़ी सौगात, इस दिन जारी होगी 20वीं किस्त। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का शेड्यूल हुआ जारी, जानेंगे तिथि और अन्य जानकारियां। हरिद्वार जाने वालों के लिए खुशखबरी, कैथल से दौड़ेगी हरियाणा रोडवेज की रोजाना 9 बसें। भिवानी में नायब सिंह सैनी आज करने जा रहे हैं 234.40 करोड़ की घोषणाएं। 14 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास, तो वहीं पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाएं शामिल। हरियाणा CET एग्जाम में रिश्वतखोरी का डर, हरियाणा SSC ने शिकायत के लिए 3 नंबर जारी किए, सीधे चेयरमैन से भी बात कर सकेंगे। नारनौल में दिग्विजय चौटाला का राव इंद्रजीत पर वार, बोले रीजनल पार्टी में आ जाएं, उनका CM बनने का सपना पूरा हो जाएगा। सामने कांच पर फास्टैग नहीं लगाने वाले ब्लैकलिस्ट होंगे, हाथ से फास्टैग दिखाने वालों पर सरकार सख्त, जानेंगे क्या है नए नियम। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर 30% टैरिफ लगाया, जवाबी कार्रवाई पर और टैक्स लगाने की धमकी दी। टैरिफ 1 अगस्त से होंगे लागू। और अहमदाबाद विमान हादसे की रिपोर्ट का एनालिसिस, दावा कि प्लेन के फ्यूल स्विच बंद हो गए थे, पायलट ने दोबारा चालू किए लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में एक तरफ जहां मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर यह बारिश कई जगहों पर मुसीबत बन चुकी है। प्रदेश के कई शहरों में बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव देखा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 जुलाई तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि मानसून टर्फ के उत्तर की ओर बने रहने के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून हरियाणा में सक्रिय बना हुआ है, जिससे बारिश की गतिविधियों में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 13 जुलाई को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, करनाल, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, सिरसा और फतेहाबाद में बारिश के आसार जताए हैं। इसके बाद यानी 14 और 15 जुलाई को भी प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पानीपत में क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडहॉक आधार पर 6 महीने के लिए की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना आवश्यक है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा अंग्रेजी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 31 जुलाई है। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा सरकार ने कृषि आधारित ट्यूबवेल कनेक्शनों को बिजली से सौर ऊर्जा पर शिफ्ट करने की दिशा में एक नई योजना बनाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र के सभी नलकूपों को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए, यानी सोलर पैनल से उत्पादित हुई बिजली इन ट्यूबवेल कनेक्शनों पर सप्लाई की जाए। CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा बिजली उत्पादन निगम हर जिले में कम से कम 2 कृषि फीडरों के सौरकरण के लिए 5-5 एकड़ के स्थानों को चिन्हित करे, जहाँ सोलर पैनल स्थापित कर कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति दी जा सके। इससे दूसरे राज्यों या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से बिजली खरीदने पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को चंडीगढ़ दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी PM कुसुम के तहत अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में ऊर्जा एवं बिजली मंत्री अनिल विज भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सुझाव दिया कि पंचकुला जिले के रायवाली गाँव में स्थित 220 किलोवाट सब स्टेशन के निकट गन्नीखेड़ा ग्राम पंचायत की लगभग 300 एकड़ भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाए। इस प्लांट से जिले के सभी कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति संभव हो सकेगी। इसी तरह की योजना अन्य जिलों के लिए भी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि खेतों में किसानों को सस्ती दरों पर बिजली आपूर्ति के लिए बड़े स्तर पर सब्सिडी का आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। ऐसे में समय की मांग को देखते हुए इस तरह की योजनाओं को क्रियान्वित करना ही होगा।
आगामी 26 और 27 जुलाई को बड़ा एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी आयोजित होने जा रहा है। इसका आयोजन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC 26 और 27 जुलाई को 4 शिफ्ट में करेगा। ऐसे में अगर यह परीक्षा 4 शिफ्ट में होगी तो परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर हरियाणा SSC ने नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक सीईटी 2025 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करेगा। परीक्षा के लिए लगभग 13.5 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 2 से अधिक शिफ्टों में एग्जाम होने की वजह से आयोग ने ये फार्मूला लागू किया है। इसके तहत सभी कैंडिडेट्स के नंबर परीक्षा की कठिनाई के मुताबिक नंबरों को समान करने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फार्मूला है जिसका इस्तेमाल उस परीक्षा में होता है जो विभिन्न शिफ्टों में आयोजित होती है। नॉर्मलाइजेशन तब आवश्यक लगता है जब हर शिफ्ट का पेपर अलग हो सकता है, जिससे कि कुछ छात्रों को सरल और कुछ छात्रों को कठिन पेपर मिल सकता है। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला इन अंतरों को दूर करने में सहायक होता है और सभी छात्रों को बराबर लेवल पर आंकने में सहायता करता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए किसान पिछले काफी समय से 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज हम आपको इसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस योजना के जरिए किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। यह राशि एक साथ न देकर 3 समान किस्तों में जारी की जाती है। हर 4 महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की जाती है। अब तक बात करें तो इस योजना के तहत 19 किस्त जारी हो चुकी है। अब किसान 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खबरें सामने आ रही है कि 18 जुलाई को किसानों के खाते में 20वीं किस्त का लाभ पहुंचा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये राशि उन्हीं किसानों के खाते में आएगी जिन्होंने ई-KYC करवाई है। पहले भी कई लाखों किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिला था। अगर आपने अभी तक भी ई-KYC नहीं करवाई है तो करवा लीजिए, नहीं तो आपको 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC भिवानी ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी HTET 2024 के लिए परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। बोर्ड द्वारा 12 जुलाई 2025 को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि HTET का आयोजन 3 अलग अलग स्तरों पर किया जाएगा। इसके तहत लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की परीक्षाएं निर्धारित समय अनुसार आयोजित करवाई जाएंगी। बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार बात करें तो लेवल 3 यानी PGT की परीक्षा 30 जुलाई 2025 को शाम 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। इसके बाद 31 जुलाई को लेवल 2 यानी TGT की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और उसी दिन दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक लेवल 1 यानी PRT की परीक्षा ली जाएगी। सभी परीक्षाएं तय समय पर आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने समय से पूर्व शेड्यूल जारी कर अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त अवसर दिया है। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र की जानकारी और विस्तृत दिशा निर्देश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। साल 2019 में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC के पदों पर भर्ती की गई थी। कुल 946 LDC को चयनित किया गया था। ये भर्ती एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। हाईकोर्ट की तरफ से रजिस्ट्रार विजिलेंस को जांच के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट की ओर से साफ कहा गया है कि इस प्रकार के भेदभावपूर्ण रवैये को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि इसमें जानबूझकर गड़बड़ी की गई है तो उसकी तह तक जाना न्याय का फर्ज है। जस्टिस हरकेश मनुजा का कहना है कि LDC के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को सूचना देने में जिस प्रकार से 2 अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं, चयन प्रक्रिया को निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गहरा शक पैदा करता है। सिलेक्शन प्रक्रिया के बाद दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को पहले 419 और फिर 71 उम्मीदवारों की अनुशंसा मिली। हाईकोर्ट ने देखा कि सूचना देने के तरीकों में गंभीर विसंगतियां देखने को मिली है। 240 उम्मीदवारों को व्यक्तिगत मैसेंजर के जरिए सूचना दी गई, जिनमें से 220 ने ज्वाइनिंग कर दी। वे 190 उम्मीदवारों को डाक के जरिए सूचना भेजी गई, मगर इनमें से सिर्फ 20 ने ही ज्वाइन किया। कोर्ट ने जब भारतीय डाक सेवा की वेबसाइट पर रैंडम डाक रसीदों की जांच करवाई तो पाया गया कि ज्यादातर डाक को कोई पुष्टि नहीं मिली। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार गर्ग, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे, यह नहीं बता पाए कि राज्य सरकार या फिर बिजली विभाग की तरफ से सूचना देने के लिए कोई लिखित निर्देश जारी किए गए थे या नहीं। कोर्ट ने साफ कहा है कि अधिकारियों द्वारा चयनित उम्मीदवारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया, जो न्याय संगत श्रेणी की कसौटी पर सही नहीं है और उनकी कार्य प्रणाली किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने विजिलेंस जांच के ऑर्डर देते हुए अपने रजिस्ट्रार विजिलेंस को निर्देश दिए हैं कि वह जांच करे कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में चयनितों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखित नीति, नियम या फिर दिशा निर्देश दिए गए थे या नहीं।
सावन महीने में भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं के सफर को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए हरियाणा परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। प्रदेश के कई शहरों से हरिद्वार के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जा रही है। बता दें कि इस समय बड़ी संख्या में कांवड़िये हरिद्वार जाने के लिए रवाना होते हैं। ऐसे में अतिरिक्त भीड़ भाड़ को कंट्रोल करते हुए अतिरिक्त बसों के संचालन को हरी झंडी दिखाई जा रही है। कैथल से हरिद्वार के लिए रोडवेज विभाग द्वारा सुबह से दोपहर तक अलग अलग समय पर 9 बसों का संचालन किया जा रहा है। इसमें पहली बस सुबह 5:40 पर तो आखिरी बस का संचालन दोपहर बाद 3 बजे किया जाएगा। इन बसों में वाया ढांड होकर जाने पर प्रति व्यक्ति किराया 325 रुपए और वाया पिहोवा होकर जाने वाली बसों में किराया 340 रुपए लगेगा। कैथल बस स्टैंड के प्रभारी निरंजन सिंह ने बताया कि यहां से हरिद्वार के लिए पहली बस सुबह 5:40, फिर सुबह 5:50, 7:40, 9:40, 10:40, 11:40, 1:30 बजे, 2 बजे और आखिरी बस दोपहर बाद 3 बजे रवाना होगी। निरंजन सिंह ने बताया कि सावन महीने में हजारों की संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेने हरिद्वार जाते हैं। ऐसे में जाते समय ये बसों का सहारा लेते हैं। इसी को देखते हुए विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यदि श्रद्धालु की भीड़ बढ़ती है तो उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बसों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने 26 और 27 जुलाई को होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET में धांधली को रोकने के लिए सख्त रुख अपनाया है। हरियाणा SSC के चेयरमैन डॉक्टर हिम्मत सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था एग्जाम पास कराने, नकल कराने या फिर भर्ती में सिलेक्शन कराने के लिए रिश्वत मांगता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2022 यानी 1800-180-2022 जारी किया गया है। मैसेज में सूचना देने के लिए चेयरमैन हिम्मत सिंह के 92-162-77-77-3 यानी 92-160-77-773 नंबर और कमीशन के मेंबर भूपेंद्र चौहान के 97-739-66-556 यानी 9773966556 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर हिम्मत सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह के प्रलोभन में न आए और बेखौफ होकर धांधली की जानकारी दें। हरियाणा SSC सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन लोगों से जुड़कर जानकारी जुटा रहा है ताकि CET को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके। महेंद्रगढ़ के नारनौल में जननायक जनता पार्टी यानी JJP के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को अपनी ताकत पहचाननी होगी। दक्षिण हरियाणा के हितों के लिए उनको आगे आना ही होगा। जननायक जनता पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस सदस्यता अभियान के तहत शनिवार को पार्टी की ओर से अनेक गाँव में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन्हीं कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दिग्विजय सिंह चौटाला नारनौल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नारनौल में पत्रकारों से बातचीत की। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह बड़े ही सीनियर लीडर हैं, हम तो उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते, मगर उन्होंने कभी भी अपनी ताकत सही नहीं पहचानी। पहले उन्होंने अपनी ताकत को कांग्रेस राज में हुड्डा के हाथों गिरवी रख दिया, फिर भाजपा की सरकार बनी तो उन्होंने अपनी ताकत खट्टर को दे दी। ऐसे में यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। अब राव इंद्रजीत सिंह को दक्षिण हरियाणा के हितों को देखना चाहिए तथा अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। राव साहब को बड़ा फैसला लेना होगा तथा लोकल दलों का साथ देना होगा क्योंकि रीजनल ही ओरिजिनल है। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह का सपना CM बनने का है। उनका यह सपना रीजनल पार्टी में आने से ही पूरा हो सकता है, इसलिए उनको अब नेशनल पार्टी छोड़कर रीजनल पार्टी का साथ देना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज भिवानी के भीम स्टेडियम में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती पर एक बड़ा समारोह करेंगे। इस मौके पर वे भिवानी जिले के लिए 234.40 करोड़ की लागत से बनने वाली 14 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कुल 8 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे जिन पर 137.41 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही 6 तैयार हो चुकी योजनाओं का लोकार्पण यानी कि उद्घाटन करेंगे जिन पर 97 करोड़ रुपए लगे हैं। समारोह में पुरुषों और महिलाओं के बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है और जो लोग मंच से दूर बैठेंगे उन्हें कार्यक्रम ठीक से दिखे, इसके लिए बड़ी बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई गई है। धनाना गांव में 39 करोड़ की पेयजल योजना और 33.39 करोड़ की सीवरेज योजना का शिलान्यास होगा। वहीं बापोड़ा गांव में 13.86 करोड़ की पेयजल योजना और 27.25 करोड़ की सीवरेज योजना का शिलान्यास भी किया जाएगा। गांव बुद्ध शैली में 8 करोड़ रुपए की लागत से बने 33 kV सब स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा गाँव कैरू और धनाना में 17.60 करोड़ की लागत से बनने वाले 33 kV सब स्टेशनों का शिलान्यास भी होगा। DC साहिल गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री लोहारू के गाँव हाजमपुर, जगरामवास, ढाणी गंगा बिसन, सोहासड़ा तथा सूर्यनगर में लोहारू डिस्ट्रीब्यूटरी से इन गांव के तालाबों तक अंडरग्राउंड DI पाइपलाइन के कार्य का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्य पर 5 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री 19 करोड़ 59 लाख की लागत से नवनिर्मित दादरी फीडर तथा भिवानी सब ब्रांच के कार्य का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री 4 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन तथा 4 दीवारी का उद्घाटन भी करेंगे। कार्यक्रम क्षेत्र के 4 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन आदि के उड़ाए जाने पर प्रतिबंध लगाने के भी आदेश DC ने दिए हैं।
देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग गठित करने का ऐलान किया था। इसके बाद आगे की प्रक्रिया कछुआ चाल चल रही है। अब तक ना तो समिति गठित हुई है और न ही इसको लेकर किसी तरह की कोई चर्चा चल रही है। इसी साल दिसंबर महीने में 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने वाली है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग के गठन की उम्मीद है। हालांकि अब तक की रफ्तार को देखते हुए उम्मीदों को झटका लग सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8वां वेतन आयोग वित्त वर्ष 2027 में लागू होने की संभावना है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि ऐसा लगता है कि वित्त वर्ष 2027 से पहले यह लागू नहीं होगा। जानकारों की माने तो वेतन आयोग के लागू होने में देरी पर एरियर के रूप में बड़ी रकम मिल सकती है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 की शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को 15 पेज की एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है। शुरुआती नतीजों से पता चलता है कि जेट के दोनों इंजनों में फ्यूल फ्लो को कंट्रोल करने वाले स्विच बंद हो गए थे, इसलिए टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन बंद हो गए और विमान का थ्रस्ट खत्म हो गया। पायलट ने दोबारा इन्हें चालू करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कॉकपिट के रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है। दूसरे ने जवाब दिया नहीं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि उड़ान से पहले फ्लाइट के एक सेंसर में परेशानी थी, जिसे ठीक किया गया। बता दें कि मेडिकल हॉस्टल पर प्लेन क्रैश होने के कारण इस हादसे में कुल 270 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक भारतीय मूल के ब्रिटिश यात्री की जान बची। आपको यहाँ पर बताते चलें कि फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के कॉकपिट में थ्रस्ट लीवर के पास होते हैं। ये इंजन में फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। इसका मुख्य काम इंजन में फ्यूल की सप्लाई को शुरू करना यानी रन पोजीशन या बंद करना यानी कट ऑफ पोजीशन है। हर इंजन के लिए अलग अलग फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है। उदाहरण के लिए बोइंग 787 में 2 इंजन है तो 2 स्विच होंगे, एक बाएं इंजन के लिए तो वो एक दाएं इंजन के लिए। ये कोई नॉर्मल स्विच नहीं है जो गलती से धक्का लगने से दब जाए। 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ से लेकर हादसे तक की पूरी उड़ान करीब 30 सेकंड ही चली। इस समय तक रिपोर्ट में इंजन को लेकर किसी भी ऑपरेटर के लिए कोई चेतावनी या फिर कोई कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई है। साथ ही रिपोर्ट में मौसम या बर्ड हिट जैसे किसी भी कारण का जिक्र नहीं किया गया है। ये कोई भी आकस्मिक गलती नहीं हो सकती। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसका जवाब शायद हमें कभी न मिले। लूज फास्टैग रखने वाले यूजर्स को अब ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। जानबूझकर फास्टैग को गाड़ी की विंड स्क्रीन पर न लगाने वाले हाईवे यूजर्स को लूज फास्टैग या फिर टैग इन हैंड कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अनुसार इससे ई टोल कलेक्शन सिस्टम में गड़बड़ी आती है और बाकी यात्रियों को भी परेशानी होती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने फास्टैग के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये नियम लागू किया है। अब अगर कोई भी ड्राइवर फास्टैग को गाड़ी की विंडशील्ड पर नहीं चिपकाता और उसे हाथ में रखकर टोल प्लाजा पर दिखाता है तो उसका फास्टैग ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। कुछ ड्राइवर जानबूझकर फास्टैग को विंड स्क्रीन पर नहीं चिपकाते, वे इसे हाथ से दिखाकर स्कैन कराते हैं। इससे ज्यादा समय लगता है और टोल प्लाजा पर जाम लगता है। इससे दूसरे यात्रियों को भी परेशानी होती है। इसके अलावा कुछ ड्राइवर एक ही फास्टैग को कई गाड़ियों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इससे टोल से गुजरने वाली गाड़ियों का डेटा मिसमैच होता है। यह गैर कानूनी है। NHAI ने 11 जुलाई 2025 को इसकी घोषणा की थी। टोल कलेक्शन एजेंसियों को तुरंत ऐसे फास्टैग की रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, जिसके आधार पर NHAI फास्टैग को ब्लैकलिस्ट करेगी, जिससे वह काम करना बंद कर देगा। NHAI जल्द ही एनुअल पास सिस्टम और मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग शुरू करने वाली है। इन नए सिस्टम्स में फास्टैग की सही स्थिति बहुत जरूरी होती है ताकि टोल कलेक्शन बिना रुकावट हो और सिस्टम की विश्वसनीयता बनी रहे। चांदी के दाम 11 जुलाई को पहली बार 1,10,000 रुपए प्रति किलो को पार कर गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार इस साल अब तक चांदी के दाम 24,273 रुपए बढ़ चुके हैं। यानी चांदी इस साल अब तक 28% रिटर्न दे चुकी है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि अब चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड फिर से बढ़ने लगी है, जिससे चांदी इस साल 1,30,000 रुपए तक जा सकती है। ऐसे में अगर आप चांदी में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो सिल्वर ETF सही ऑप्शन हो सकता है। इसके जरिए आप शेयर की तरह चांदी में भी निवेश कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत कम यानी कि 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। इस हफ्ते सोने चांदी में तेजी रही है। इस हफ्ते सोना की कीमत की बात करें तो 490 रुपए बढ़ा है। वहीं चांदी की बात करें तो इस हफ्ते इसकी कीमत 2,710 रुपए बढ़ी है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। आप हमें अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रियाएं देते रहिए। हम आपके कीमती सुझावों का स्वागत करते हैं और रिप्लाई देने की भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।